हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किशन। एम्बिशन पाठशाला में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास की बुक इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के 3rd चैप्टर फीचर, प्रॉब्लम एंड पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर के 5th पार्ट की स्टडी करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने इसे 5 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड करा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैप्टर की फर्स्ट 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की स्टडी करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स, जिन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स थे उसकी वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बहुत तेजी से बढ़े थे, इसलिए इसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम ग्रीन रेवोल्यूशन की कंप्लीट स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे एग्रेरियन रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसके अंदर जो प्रोडक्शन होता था, उससे हमारी डोमेस्टिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए फ्रेंड्स, हमारे इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फूड ग्रेन का इंपोर्ट करता था। और फ्रेंड्स, हमें पता ही है कि अगर जो कंट्री फूड ग्रेन का इंपोर्ट करती है तो इट मीन्स वो डिपेंडेंट कंट्री है। और फ्रेंड्स, डिपेंडेंट कंट्री के अंदर दूसरी कंट्रीज की पॉलिटिकल इंटरवेंशन रहती है, जिसकी वजह से वहां की पॉलिटिक्स जो होती है वो स्टेबल नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत हाई लेवल पे एक्सप्लोइटेशन करा था, जिसके अंदर उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम अपनाया था। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और टिलर ऑफ सॉइल्स थे। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन दोनों ने मिलकर हमारे फार्मर्स का बहुत हाई लेवल पे एक्सप्लोइटेशन करा। और ब्रिटिश सरकार ने किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं करी थी जिससे कि इरिगेशन फैसिलिटीज इनहेंस हो सके और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर न्यू इनपुट्स आ सके। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ही इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थी और जो कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जारी रही। बट फ्रेंड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक मैसिव ट्रांसफॉर्म हुआ और उसकी वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और प्रोडक्शन भी बढ़ी। बिकॉज फ्रेंड्स, जो एग्रीगेट रिफॉर्म्स हुए थे उसके अंदर 3 टाइप्स के रिफॉर्म्स हुए थे। पहले टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर करने का जो मेथड था वो कंप्लीटली चेंज हो गया। उसके अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स के वैरायटी ऑफ वीड्स यूज करने लगे, जिसकी वजह से फर्टिलिटी बढ़ी और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज करा। तो जो टेक्निकल रिफॉर्म्स थे उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी और प्रोडक्शन बढ़ा। और दूसरे थे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो सोशल इलनेस थी उसको दूर किया गया था। और लास्ट थे जनरल रिफॉर्म्स। तो जनरल रिफॉर्म्स में फ्रेंड्स, हमारी भारत सरकार ने जो फार्मर्स की क्रेडिट फैसिलिटीज थी उसको इनहेंस करा और साथ में इरिगेशन फैसिलिटीज को इनहेंस करा। तो फ्रेंड्स, जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स हुए थे उससे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो फ्रेंड्स, जब से इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है उसके बाद से भारत फूड ग्रेन के मामले में इंडिपेंडेंस हो गया। तो फ्रेंड्स, अब ग्रीन रेवोल्यूशन की रिगार्डिंग कंप्लीट स्टडी करते हैं। लेट्स बिगिन। थैंक्स टू एग्रेरियन रिफॉर्म्स देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स, जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स हुए थे उसकी वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े थे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, एग्रेरियन रिफॉर्म्स के अचीवमेंट्स को ही ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इसकी अच्छे से डिटेल स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओविंग टू एग्रेरियन रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर हैज इमर्ज्ड टू अ डेवलपिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स, जब से एग्रेरियन रिफॉर्म्स हुए थे तो उसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो बैकवर्ड था, स्टैग्नेंट था, उसको अब डेवलप्ड सेक्टर के अंदर बदल दिया गया। बिकॉज फ्रेंड्स, एग्रेरियन रिफॉर्म्स के होने के बाद से हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को मैं दोबारा से समझाना चाहूंगा। Owing to agrarian reforms, agriculture has emerged to a developing sector of economy. We know prior to agrarian reforms, Indian agriculture sector stagnant as well as backward. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है, prior to ग्रीन रेवोल्यूशन या एग्रीरियन रिफॉर्म्स, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड था और स्टैग्नेंट था। बिकॉज फ्रेंड्स, उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी और प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज्यादा कम था, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पाती थी, एक्सपोर्ट करने की तो बात ही छोड़ो। तो फ्रेंड्स, उसके
ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से, मतलब एग्रेरियन रिफॉर्म्स के बाद से, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट से अब डेवलपिंग सेक्टर की ओर शिफ्ट हो गया था। सेकंड पॉइंट, द अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स थे उसके अचीवमेंट्स को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया था। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन का मतलब होता है ग्रीन रिफर्स टू क्रॉप। तो मतलब जो फ्रेंड्स ग्रीन वर्ड यूज हुआ है उसको रिलेट करा गया क्रॉप से, और रेवोल्यूशन रिफर्स टू स्पर्ट। तो फ्रेंड्स, जो रेवोल्यूशन था उसका मीनिंग था हाई इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, ग्रीन रिफर्स टू क्रॉप एंड रेवोल्यूशन रिफर्स टू स्पर्ट, मतलब हाई इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड कैसे बना। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर्स टू हैवी इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसकी वजह से ही हमारा जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा था, और स्पेशली फ्रेंड्स व्हीट एंड राइस को लेके। तो फ्रेंड्स, जो व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा था, और स्पेशली जो पंजाब एंड हरियाणा थे। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1967 और 8। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो 1967 और 68 से स्टार्ट हुआ था। इस समय से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी यूज होने लग गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो फ्रेंड्स, 6th पॉइंट देखिए, इन द ईयर ऑफ 1967-68 itself food grain production increased by nearly 25%। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो फूड प्रोडक्शन था 1967 और 68 के अंदर वो लगभग 25% से बढ़ गया था, और इसके बाद से ही हमारा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया था। तो 8th पॉइंट के अंदर फ्रेंड्स यही है, ओविंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन दी फूड ग्रेन। तो फ्रेंड्स, जब से एग्रेरियन रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बाद से हमारा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड ग्रेन के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके कुछ फेसेस थे। तो पहले फेज के अंदर जो 1960 और 70 के बीच का था, इसके अंदर जो फ्रेंड्स ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट्स थे वो बहुत सीमित थे, कुछ स्टेट्स के अंदर हुए थे और कुछ क्रॉप्स के ऊपर हुए थे। तो फ्रेंड्स देखिए, ड्यूरिंग दिस फेज scope of green revolution was restricted largely to wheat and rice growing regions of the country includes state जो है पंजाब एंड हरियाणा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट फेज था 60 और 70 वाला वो बहुत लिमिटेड था, उसके अंदर कुछ ही क्रॉप्स के अंदर इंक्रीमेंट हुआ था जैसे व्हीट एंड राइस, और कुछ ही स्टेट थे जैसे पंजाब और हरियाणा। बट फ्रेंड्स, उसके बाद से जैसे 70 और 80 के टाइम से हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट्स थे उसका थोड़ा साइज बढ़ गया था, मतलब कुछ और स्टेट्स तक भी पहुंचा था और कुछ और फसलें भी इसके अंदर ऐड हो गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्यूरिंग दिस फेज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बिकेम वाइड स्प्रेड कवरिंग मोस्ट ऑफ एरिया ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड फेज था 70 और 80 वाला, उसके अंदर बहुत सारे एरिया को कवर कर लिया गया, मतलब बहुत सारे स्टेट्स ऐड हो गए, और दूसरी बात और फसलें भी इसके अंदर ऐड हो गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग ये जानकारी समझ में आई होगी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट्स की स्टडी करेंगे। अभी हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की कंप्लीट स्टडी करी, जिसके अंदर हमने पाया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी। इसकी वजह से हमारा इंडिया फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन गया था। और फ्रेंड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमारा इंडिया फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट भी करने लग गया था। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन थे उसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट थे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। बट फ्रेंड्स, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के अलावा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे, जिसकी वजह से हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी बैकवर्ड है एज कम्पेयर डेवलप्ड नेशंस। तो फ्रेंड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं और बहुत सारे फेलियर्स हैं, उनकी कंप्लीट स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स, या तो कह सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट्स की स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट्स की स्टडी करने के लिए मैंने इसे 5 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। इन 5 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आप समझ पाओगे जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स थे या ग्रीन रेवोल्यूशन के जो अचीवमेंट्स थे उसके क्या क्या अचीवमेंट्स थी। तो फ्रेंड्स, एक एक करके इन पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ओविंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन सब्सटेंशियल जंप इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी थी उसके अंदर सडनली बहुत अच्छा जंप आया,
जिसकी वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन पाया था। तो फ्रेंड्स ये जो टेबल है इसके अंदर आप समझ पाओगे जो हमारा प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है वो दोनों ही कितनी तेजी से बढ़े थे। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है उसके बारे में बताया गया और फिर प्रोडक्शन के बारे में बताया, मतलब टोटल प्रोडक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर आउटपुट, मतलब एक हेक्टेयर के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब भारत के अंदर कितना प्रोडक्शन होता था। तो फ्रेंड्स इसकी स्टडी करते हैं। तो इस टेबल से आप समझ पाओगे भारत के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही कितने ज्यादा तेजी से बढ़े थे। तो फ्रेंड्स दो ही फसलें हैं, ज्यादा फसलों की स्टडी नहीं हो सकती एक ही वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स जो वीट और राइस की दो ही फसलें, इनके बारे में ही पढ़ते हैं। तो जो वीट था फ्रेंड्स, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी 1947 के अंदर वो कितनी थी फ्रेंड्स? 660 kg पर हेक्टेयर थी। बट फ्रेंड्स इन 2016 और 17 के अंदर कितनी है फ्रेंड्स? 3216। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो लगभग 5 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गया है हमारी जो प्रोडक्टिविटी है। तो फ्रेंड्स जो वीट की प्रोडक्टिविटी थी मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पर बहुत कम थी और आज उससे 5 गुना ज्यादा है। मतलब फ्रेंड्स इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया वो तो उतना ही है बट फ्रेंड्स प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती है। किसके लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स जो राइस की प्रोडक्टिविटी थी वो कितनी थी? 665 kg पर हेक्टेयर थी। बट फ्रेंड्स जो आज के टाइम पर है वो कितनी है फ्रेंड्स? 2550। लगभग फ्रेंड्स 4 गुना ये भी हुई है। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लगभग इंडिपेंडेंस से 3 या 4 गुना बढ़ गई है ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाने के बाद से। फ्रेंड्स प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। 1947 के अंदर जो हमारा प्रोडक्शन होता था, टोटल प्रोडक्शन वीट का, वो 64 लाख टन हुआ करता था फ्रेंड्स। लेकिन आज कितना है? लगभग फ्रेंड्स 1000 लाख टन होता है। मतलब फ्रेंड्स लगभग 12 गुना है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो हमारा प्रोडक्शन कितना ज्यादा तेजी से बढ़ा है। तो फ्रेंड्स वीट का राइस का प्रोडक्शन देखिए 220 लाख टन था इंडिपेंडेंस के टाइम पर और आज कितना फ्रेंड्स? 1102 लाख टन है, जो कि फ्रेंड्स लगभग 5 टाइम्स है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है वो कितने ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ऑथेंटिक डाटा है, आप इसको भी देख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी के मामले में फ्रेंड्स जो वीट की प्रोडक्टिविटी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, राइस की प्रोडक्टिविटी थी, मेज की प्रोडक्टिविटी थी और फिर जो आज के टाइम पर जो प्रोडक्टिविटी है वो देखिए फ्रेंड्स वो लगभग 5 गुना 4 गुना बढ़ी है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाने के बाद से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट की स्टडी करते हैं। सब्सटेंशियल राइज इन एक्रिएज एरिया, मतलब कल्टीवेशन एरिया बढ़ गया था। तो फ्रेंड्स हमारे इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया उतना ही है बट फ्रेंड्स जो पहले के टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर या ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फैलोविंग की। मतलब क्या होता था फ्रेंड्स, जो हमारे फार्मर्स थे वो क्या करते थे कि एक पीस ऑफ लैंड को कुछ टाइम पीरियड के लिए खाली छोड़ देते थे, उसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं करते थे, कल्टीवेशन नहीं करते थे। बिकॉज फ्रेंड्स प्रोडक्शन करने के बाद जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी खो जाती है, तो उसे दोबारा से रीगेन करने के लिए फार्मर उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं जिससे उस सॉइल की फर्टिलिटी दोबारा से रीगेन हो सके। तो फ्रेंड्स ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाने के बाद से जो फैलोविंग की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से दूर हो गई और उसकी वजह से हमारा कल्टीवेशन एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट की अच्छे से स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, HYV टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन द सोविंग एंड हार्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स जो HYV टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो सोविंग और हार्वेस्टिंग का जो टाइम था उसको क्या कर दिया इसने? रिड्यूस कर दिया। मतलब बीज बोने से और फसल की कटाई का जो टाइम पीरियड होता था उसको कम कर दिया। क्यों? क्योंकि जो HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे ये बहुत उपजाऊ थे, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी फ्रेंड। सेकेंड पॉइंट, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज एलिमिनेट द नीड ऑफ फैलोविंग। तो फ्रेंड्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी थी उसे तुरंत रीगेन कर लिया जाता था, तो इसीलिए जो फैलोविंग की प्रॉब्लम थी उसे कंप्लीटली अवॉइड कर दिया गया और इसी की वजह से हमारा जो कल्टीवेटेड एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो देखिए
डबल क्रॉपिंग हैज बिकम अ पॉसिबल लेड टू राइज इन ग्रॉस एरिया अंडर द कल्टीवेशन। तो फ्रेंड्स इंडिया के अंदर जो मतलब क्या होता था फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, एक सीजन के अंदर एक ही क्रॉप हो पाती थी, बट फ्रेंड्स अब डबल क्रॉपिंग हो पाती है और एक से ज्यादा भी हो पाती है। बिकॉज फ्रेंड्स जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या HYV सीड्स जो होते थे या केमिकल फर्टिलाइजर होते थे, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी और जो कल्टीवेटेड एरिया भी बढ़ गया, और उसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो ग्रोस एरिया है उसके अंदर भी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी तीनों चीजें बढ़ी। लास्ट पॉइंट, in 2015-51 gross area under the cultivation was 13 crore hectare but in present 19 crore hectare। तो फ्रेंड्स जो ग्रीन रेवुलेशन थे उसकी वजह से हमारा कल्टीवेशन एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। बिकॉज उसकी वजह जो ग्रीन रेवुलेशन है उसकी वजह से जो फैलोइंग की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई थी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको सेकंड पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट की स्टडी करते हैं, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। तो फ्रेंड्स जो हमारे फार्मर्स थे ग्रीन रेवुलेशन से पहले सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करते थे फ्रेंड्स, बिकॉज उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलता था क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था। बट फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस के बाद जब ग्रीन रेवुलेशन अपनाया उसके बाद से हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी, और फ्रेंड्स प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ा, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से फ्रेंड्स हमारे फार्मर्स के पास में सरप्लस आउटपुट बचने लग गया, और जिसे वो मार्केट के अंदर बेचते थे और प्रॉफिट अर्न करते थे। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे फार्मर्स को मोटिवेशन मिला और वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की ओर शिफ्ट हो गए। तो फ्रेंड्स पॉइंट की अच्छे से स्टडी करते हैं। ओविंग टू ग्रीन रेवुलेशन सब्सटेंशियल राइज इन प्रोडक्शन लीड टू मार्केट सरप्लस। तो फ्रेंड्स जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, मार्केट सरप्लस होएगा, जिसे आप मार्केट के अंदर बेच सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। फर्स्ट पॉइंट, मार्केटेबल सरप्लस शिफ्ट सब्सटेंशियल फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। तो फ्रेंड्स अगर फार्मर्स के पास में अगर मार्केटेबल सरप्लस होएगा तो फ्रेंड्स वो किस तरफ शिफ्ट होंगे, कमर्शियल फार्मिंग की तरफ। मतलब अब वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं करेंगे, मतलब जीवन निर्वाह के लिए कृषि नहीं करेंगे, अब वो कमर्शियल पर्पस के लिए फार्मिंग करेंगे, मतलब पैसा अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सेकंड पॉइंट, दिस इज अ साइन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फ्रेंड्स अगर हमारे फार्मर्स का आउटलुक चेंज होएगा तो और वो भी कमर्शियल हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इससे फ्रेंड्स ये एक ग्रोथ का साइन प्रूफ होता है कि फार्मर्स जब रिच होंगे तो उससे हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर काफी बेहतर होएगा और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बिकॉज हमारे मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो फार्मर्स ही है। तो फ्रेंड्स अगर फार्मर्स का जो आउटलुक है वो कमर्शियल हो जाएगा तो इसका मतलब वो बिजनेस पर्पस के लिए फार्मिंग करेंगे, इससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, चेंज इन फार्मर आउटलुक। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था हमारे जो फार्मर्स है वो पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे और अब क्या हो गया, कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसे ही फार्मर आउटलुक कहा जाता है। मतलब फ्रेंड्स जो पहले फार्मर्स का आउटलुक था वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे था, लेकिन अब वो कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर आ गए, मतलब वो पैसा अर्न करना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज चेंज इन आउटलुक फार्मर, मतलब फार्मर्स का आउटलुक चेंज हो गया था, अब वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो गए थे, अब वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, ना कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग करना चाहते हैं। नाउ फार्मर कल्टीवेट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। तो जो आज के टाइम पर जो हमारे फार्मर्स हैं वो प्रॉफिट पर्पस के लिए कल्टीवेशन करते हैं, ना कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए। फिफ्थ पॉइंट, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो ग्रीन रेवुलेशन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज फ्रेंड्स ग्रीन रेवुलेशन से पहले हमारा जो इंडिया है वो फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, बिकॉज फ्रेंड्स हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी ग्रीन रेवुलेशन से पहले, इसलिए वो हमारे इंडियन कंट्री की डिमांड को पूरा नहीं कर पाती थी। इसलिए इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फूड ग्रेन का इंपोर्ट करता था, जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोई कंट्री फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, मतलब अपनी फूड ग्रेन की डिमांड पूरी नहीं कर पाती है, तो इट मीन्स वो कंट्री बहुत ज्यादा बैकवर्ड है और स्टैग्नेंट है, उस कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने की नीड है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर किसी कंट्री के अंदर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन पर्याप्त नहीं हो पाता है तो इसका मतलब क्या है, वहां के लोगों का जीवन स्तर या
लिविंग स्टैंडर्ड कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में होता है। इट मीन्स फ्रेंड्स, हमारे जो इंडियन पीपल्स थे वो मतलब एक दिन के अंदर 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं पूरा कर पाते थे। तो फ्रेंड्स, सेल्फ सफिशिएंसी होने के बाद से हमारे इंडिया के अंदर फ्रेंड जो प्रोडक्टिविटी थी और प्रोडक्शन थी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, और उसी की वजह से हमारा इंडिया फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन पाया था। तो फ्रेंड्स, इसके अच्छे से डिटेल स्टडी करते हैं। प्रायर टू ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इंडिया था प्रायर टू ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। तो फ्रेंड्स, इसके अच्छे से और डिटेल स्टडी करते हैं। ओविंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इंक्रीज। तो फ्रेंड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमारे जो फूड ग्रेन है एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है वो दोनों ही बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी थी। और फ्रेंड्स, हमें पता ही है कि इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन लीड टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी, तो उसकी वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके बाद से हमारा इंडिया फूड ग्रेन का बफर स्टॉक भी रखने लग गया। मतलब फ्रेंड्स, जो बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि मतलब जो सरप्लस आउटपुट होता है उसका स्टॉक कर लेना, जिसका हम यूज फेमाइन के टाइम पे या अकाल की सिचुएशन पे, फ्लड के टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट, दिस कैन यूज एट टाइम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ प्रोडक्शन। और फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए किसी टाइम पीरियड में, किसी ईयर में अगर फूड ग्रेन की कमी होती है, मतलब प्रोडक्शन कम होता है, तो उस टाइम पीरियड पे इस बफर स्टॉक का आप यूज भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के जो अचीवमेंट्स थे उनकी कंप्लीट स्टडी करी है। उसके अंदर हमने 5 पॉइंट्स की स्टडी करी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट्स में कोई और पॉइंट भी दिखता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे जरूर बताना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो अचीवमेंट्स थे फ्रेंड्स, उन्हें एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। सेकंड क्या था फ्रेंड्स? सब्सटेंशियल राइज इन एरिया ऑफ कल्टीवेशन। मतलब फ्रेंड्स, जो कल्टीवेटेड एरिया था वो पूरा इंक्रीज हो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाने के बाद से। थर्ड पॉइंट क्या था फ्रेंड? शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। हमारे जो भारत के जो फार्मर्स थे वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग पे शिफ्ट हो गए थे। फोर्थ पॉइंट था चेंज इन फार्मर आउटलुक। फ्रेंड्स, फार्मर्स का आउटलुक चेंज हो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से। और लास्ट था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। और फ्रेंड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट्स की वजह से हमारा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन के मामले में। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अचीवमेंट्स की स्टडी करने के बाद अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता ही है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। बट फ्रेंड्स, उसके डिस्पाइट भी हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अभी भी बहुत पीछे है एज कंपेयर डेवलप्ड नेशन से। तो फ्रेंड्स, इसी की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ लिमिटेशंस भी है। अब हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे आप कह सकते हो गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन रेवोल्यूशन थे उसके गेन जो थे वो सिग्निफिकेंट थे, प्रभावी थे, बट सफिशिएंट नहीं है आज के टाइम पीरियड में। बिकॉज हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर इस लार्जेस्ट पॉपुलेशन की फूड ग्रेन की डिमांड को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है एज कंपेयर डेवलप्ड नेशन से वो बहुत ज्यादा कम है। तो फ्रेंड्स, हमें उसे और बूस्टअप करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस टेबल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे डिस्कस करा था कि हमारा जो इंडिया है उसकी प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर डेवलप्ड नेशन से बहुत कम है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे जो इंडिया है उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स है वो क्या है? पुअर है, मार्जिनलिस्ट है। इसलिए वो अभी भी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं क्योंकि उनके पास मॉडर्न इनपुट्स खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अभी भी बैकवर्ड है एज कंपेयर डेवलप्ड नेशंस थे। तो फ्रेंड्स, कुछ डाटा है उसकी आप थोड़ी सी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे कि पहले नंबर पे राइस, दूसरे नंबर पे व्हीट और तीसरे नंबर पे कॉर्न। तो फ्रेंड्स, आप देख पाओगे कि इससे आप ये एनालाइज कर पाओगे कि कुछ जो डेवलप्ड नेशन है उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है और हमारी कितनी है। तो फ्रेंड्स,
टेबल को समझते हैं प्रोडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है फ्रेंड्स एक हेक्टेयर या एक पीस ऑफ लैंड पर कितने प्रोडक्शन हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी उसी चीज को कंसिडर किया गया है, टन्स ऑफ आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब एक पीस ऑफ लैंड पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले राइस की प्रोडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया के अंदर जो एक हेक्टेयर है उसके अंदर 3.6 टन का प्रोडक्शन होता है। दूसरी ओर चाइना है, उसके अंदर 6.8 का होता है, वियतनाम में 5.8 का, और वर्ल्ड एवरेज के अंदर 4.5 का। तो फ्रेंड्स जो वर्ल्ड एवरेज है उससे भी हमारे इंडिया की प्रोडक्टिविटी कम है। तो फ्रेंड्स हमारा जो इंडिया है उसकी प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर डेवलप्ड नेशन से बहुत ज्यादा कम है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो चाइना की जो राइस की प्रोडक्टिविटी है हमारे इंडिया से डबल है। तो इट मीन्स हमारे इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ तो लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कम है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीट का प्रोडक्शन देखिए फ्रेंड्स, प्रोडक्टिविटी। तो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वीट की वो 3.1 है, दूसरी तरफ चाइना की 6.5 है, यूके की 9.0 है, और वर्ल्ड एवरेज कितनी है फ्रेंड्स? 3.3। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो सभी देशों की प्रोडक्टिविटी से कम है, नहीं फ्रेंड्स, बहुत सारे देशों से हमारे इंडिया की प्रोडक्टिविटी ज्यादा भी है। बट फ्रेंड्स जो वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर वीट की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया के अंदर कितनी कम है, चाइना के अंदर लगभग डबल है, और यूके के अंदर ट्रिपल है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो इंडिया के अंदर कितनी कम प्रोडक्टिविटी है। कॉर्न के प्रोडक्शन देखिए फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर 2.6 टन का प्रोडक्शन होता है एक हेक्टेयर के अंदर, वहीं चाइना के अंदर 5.8 का होता है, और यूएसए के अंदर 10.7 का होता है। मतलब फ्रेंड्स यूएसए के अंदर हमारे इंडिया से 5 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन होता है कॉर्न का एक हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड पे। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड एवरेज भी देखिए फ्रेंड, वो भी डबल है हमारे इंडिया की प्रोडक्टिविटी से। तो फ्रेंड्स यही कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट है वो इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी बैकवर्ड है एज कंपेयर डेवलप्ड नेशन से। तो फ्रेंड्स ग्रीन रेवोल्यूशन की जो लिमिटेशंस है उन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। लेट्स बिगिन। ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस की स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस की स्टडी करने के लिए मैंने इसे 4 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। इन 4 पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ पाओगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, मतलब लिमिटेशंस थी। तो फ्रेंड्स इन पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। लिमिटेड क्रॉप्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट्स थे वो कुछ फसलों पे पड़े थे, बाकी सभी क्रॉप्स के ऊपर सिमिलर वे से नहीं बढ़े थे। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कुछ फसलों का प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा, और बाकी जो क्रॉप्स थी या फसलें थी उनका प्रोडक्शन उतना ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ा था। तो पॉइंट के अच्छे से स्टडी करते हैं। रेवोल्यूशनरी राइज इन आउटपुट ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन इज कंफर्म मेनली द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन जैसे व्हीट एंड राइस। तो फ्रेंड्स जो व्हीट और राइस का प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा था, बट सिमिलरली जैसे पल्सेस, जूट एंड कॉटन, इनका प्रोडक्शन उतने ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ा था फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो सभी फसलों के ऊपर इक्वल नहीं पड़ा था। इसी की वजह से कुछ फसलों का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ और बाकी का प्रोडक्शन कांस्टेंट रह गया। तो फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, अनइवन स्प्रेड। तो फ्रेंड्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन थे, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के जो बेनिफिट्स थे वो सभी स्टेट्स पे इक्वल नहीं पड़े थे। मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट्स थे वो कुछ स्टेट्स के अंदर ज्यादा हुए थे और कुछ स्टेट्स पे बिल्कुल नहीं पड़े थे। तो फ्रेंड्स इसकी स्टडी करते हैं। स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैड नॉट बीन यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल रीजन। मतलब फ्रेंड्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट्स थे वो सभी रीजन्स पे सिमिलर नहीं पड़े थे। मतलब इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, बट उन 28 स्टेट्स पे सिमिलर नहीं पड़े थे। बस कुछ स्टेट्स थे जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, रिमार्केबल इम्पैक्ट। तो इन स्टेट्स के ऊपर तो बहुत अच्छे खासे प्रभाव पड़े थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, बट अदर स्टेट्स के ऊपर कोई अच्छे खासे प्रभाव नहीं पड़े थे। मतलब भारत बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है, और उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो कुछ गिने चुने स्टेट्स के अंदर तो इम्पैक्ट पड़े थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, बट बाकी स्टेट्स के ऊपर नहीं पड़े थे। तो फ्रेंड्स ग्रीन रेवोल्यूशन के जो बेनिफिट्स है वो कुछ स्टेट्स को मिले, बाकी स्टेट्स को नहीं मिले। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स ये लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, ये पॉइंट यहाँ पर क्यों आया? बिकॉज फ्रेंड्स हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है
उसका जो इम्पैक्ट था वो कुछ फार्मिंग पॉपुलेशन पे ही पड़ा था। मतलब फ्रेंड्स हमारे इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट के टाइम पीरियड पे लगभग 72% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो इंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर से। बट फ्रेंड्स हमारे जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स थे वो पुअर थे, मार्जिनलिस्ट थे। तो फ्रेंड्स उनकी उतनी अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं थी कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स को खरीद सके, मतलब मॉडर्न इनपुट्स को खरीद सके। तो इसलिए फ्रेंड्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो बेनिफिट्स थे वो कुछ चंद लोगों तक ही सीमित रह गए, मतलब रिच फार्मर्स थे। सारी पॉपुलेशन के ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट नहीं पड़े हैं। तो फ्रेंड्स पॉइंट की अच्छे से स्टडी करते हैं। द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे इंडिया के अंदर जो बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन है वो क्या है, स्मॉल है और मार्जिनल है। मतलब छोटे किसान है और मार्जिनल है, जिनके पास में या तो लैंड नहीं होती है, दूसरों के पास काम करते हैं, और जिनके पास लैंड है भी वो बहुत छोटी छोटी है। बाकी फ्रेंड्स बहुत सारे कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो बहुत रिच है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो बेनिफिट्स है वो सिर्फ रिच लोगों को मिले, रिच फार्मर्स को मिले। तो फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट देखिए, HYV technology require expensive inputs which are beyond the reach of marginal farmer they could not afford। तो फ्रेंड्स जो हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स है या स्मॉल फार्मर्स है वो न्यू टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं थी, उनकी इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी नहीं थी। इसलिए फ्रेंड्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स थे वो कुछ रिच फार्मर्स तक ही सीमित रहे, पूरी ऑल ओवर इंडियन कंट्री के फार्मर्स तक नहीं पहुंचे थे। तो फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट देखिए, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ओनली बिलोंग्स टू रिच फार्मर। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो प्रॉफिट है वो कुछ गिने चुने रिच फार्मर्स के पास ही पहुंचे, बाकी पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर नहीं पहुंचे थे। फ्रेंड्स जो लास्ट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट के ऊपर रिलेट करते हैं, इकोनॉमी डिवाइड। तो फ्रेंड्स ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाने के बाद से हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, डिवाइड हो गई, मतलब रिच फार्मर और पुअर फार्मर्स में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने थर्ड पॉइंट के अंदर पढ़ा था कि जो इकोनॉमी के जो बेनिफिट्स थे वो सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन के जो बेनिफिट्स थे वो सिर्फ किसको मिल रहे थे, रिच फार्मर्स को। तो फ्रेंड्स जो मार्जिनल फार्मर्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, उनके पास तो उसके कुछ बेनिफिट्स हुए ही नहीं। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से इकोनॉमी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। क्या हुआ इसकी वजह से, कुछ लोग अमीर होते चले गए और कुछ लोग गरीब होते चले गए। तो इसकी वजह से इकोनॉमी क्या हो गई, डिवाइड हो गई रिच एंड पुअर के अंदर। तो फ्रेंड्स पॉइंट के अच्छे से स्टडी करते हैं। ओविंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन गल्फ बिटवीन द रिच फार्मर एंड पुअर फार्मर सब्सटेंशियल राइज इन ओवर टाइम। तो फ्रेंड्स ये देखा गया है कि जो रिच फार्मर्स है और पुअर फार्मर्स है इनके बीच में जो गहराई है, गल्फ है, वो बढ़ता जा रहा है समय के अनुसार। सेकेंड पॉइंट, पॉवर्टी इज वाइड स्प्रेड एंड इंडेप्टनेस इज एक्सट्रीमली हाई। तो फ्रेंड्स जब जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ कुछ रिच फार्मर्स को ही मिलेंगे, तो उसकी वजह से जो रिमेनिंग फार्मर्स है वो क्या होते जाएंगे, पुअर होते जाएंगे, और वो क्या होंगे, डेट ट्रैप में फंसते जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स जो फार्मिंग करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और फ्रेंड्स हमारे जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स है उनके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल नहीं होती है। वो क्या करते हैं, लोन पे लेते हैं, लोन लेते हैं, और वो भी किससे लेते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हमारे फार्मर्स से। तो इसी वजह से वो इंडेप्टनेस में फंसते जाते हैं और वो अपनी लैंड्स को जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है उनको बेच देते हैं। उसकी वजह से वो लैंडलेस हो जाते हैं और इसलिए हमारे जो फार्मर्स है वो पुअर होते जाते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, लोन वेवर आर फ्रीक्वेंटली ऑफर बाय द गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स जो इकोनॉमी डिवाइड हो रही है इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, रिच होते जा रहे हैं और पुअर होते जा रहे हैं। बट फ्रेंड्स जो पुअरों की संख्या वो ज्यादा है, इसलिए फ्रेंड्स हमारी जो गवर्नमेंट्स है वो लोन वेवर स्कीम्स लॉन्च करती रहती है। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जब स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट आती है, फार्मर्स का जो लोन होता है वो माफ कर देती है। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो फाइनेंशियल है वो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी देखी जाती है। फोर्थ पॉइंट, येट सुसाइड अमंग द फार्मर इज इमर्जिंग टू बी सीरियस चैलेंज। तो फ्रेंड्स हमारे इंडिया के अंदर जो फार्मर्स जो सुसाइड करते हैं वो एक सीरियस चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट है कि इस प्रॉब्लम के ऊपर किस तरीके से ओवरकम किया जा सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं आपको ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस एक बार ही पॉइंट से मैं दोबारा समझा देता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट था लिमिटेड क्रॉप्स, सेकंड पॉइंट अनइवन स्प्रेड
थर्ड पॉइंट लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, और फोर्थ पॉइंट क्या था फ्रेंड्स, इकोनॉमी डिवाइड। तो फ्रेंड्स ये ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशंस थी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ग्रीन रेवोल्यूशन की जो लिमिटेशंस है वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की कंप्लीट स्टडी करी है, उसकी अचीवमेंट्स और उसके फेलियर्स के बारे में डिटेल स्टडी करी है। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। होप यू आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की कंप्लीट स्टडी करी, बट फिर भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एज कंपेयर डेवलप्ड नेशंस के एग्रीकल्चर सेक्टर से वो बहुत पीछे है। मतलब डेवलप्ड नेशंस के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई है, बट हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है। तो क्या हमारे इंडिया के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए? तो इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन? क्या इंडिया के अंदर एक और ग्रीन रेवोल्यूशन करने की जरूरत है? तो आपका आंसर इसके अंदर क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स मेरा तो आंसर है कि हाँ होना चाहिए। यस इज ऑब्वियस आंसर, देयर आर सो मैनी रीजंस एग्जिस्ट। तो फ्रेंड्स हमारे इंडिया के अंदर एक और ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए, इसके पीछे सो मैनी रीजंस है, जैसे कि मैंने पहले भी शेयर कर रखा है बट अब दोबारा पढ़ लीजिए। आवर प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड आर एक्सट्रीमली लो एज कंपेयर टू नेशन। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर डेवलप्ड नेशंस आएगा। तो फ्रेंड्स हमारे जो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो डेवलप्ड नेशंस की प्रोडक्टिविटी से बहुत ज्यादा कम है। सेकंड पॉइंट, आवर फूड ग्रेन स्टॉक आर एट द पॉइंट ऑफ अनसर्टेन। हमारा जो फूड ग्रेन स्टॉक है वो अनसर्टेन रहता है, कभी तो ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो फूड ग्रेन स्टॉक है वो ज्यादा कब होता है? जब बारिश अच्छी होती है। मतलब हमारे जो आज भी जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर अच्छी बारिश होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, खराब बारिश होगी तो प्रोडक्शन खराब होगा। तो फ्रेंड्स हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो मतलब प्रोडक्शन है वो आज भी अनसर्टेन है। थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ फार्मर इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस अनसर्टेनिटी ऑफ वेदर। हमारे जो मोस्ट ऑफ फार्मर्स है वो वेदर की अनसर्टेनिटी को फेस करते हैं। मतलब क्या फ्रेंड्स, अच्छी बारिश होती है तो प्रोडक्शन अच्छा होता है, खराब बारिश होती है तो प्रोडक्शन खराब हो जाता है, मतलब आउटपुट लॉस हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, लोन वेवर आर बिकमिंग अ रिक्वायरिंग कंपल्सन। तो फ्रेंड्स ये कंपैरिजन नहीं होगा, यहाँ पर कंपल्सन होगा, इसको आप ठीक कर लेना। तो फ्रेंड्स आप फोर्थ पॉइंट समझिए कि हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो इतने ज्यादा पुअर हो चुके, मार्जिनलिस्ट हो चुके, इसलिए लोन वेवर हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए कंपल्सन हो गया है। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि इंडिया के अंदर एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारे चैनल की